अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद आपको कहेंगे नया दिन में। मैं हूँ आपकी मेज़बान महक असलम। नया दिन है, नई सुबह, एक नया आज़म है। मंडे है यानी कि वर्किंग वीक का आज पहला दिन है। थोड़े से हम लेज़ी हो जाते हैं क्योंकि हम एक वीकेंड गुजार के आए होते हैं। कुछ लोगों का वीकेंड बड़ा अच्छा होता है जिसमें उन्होंने अच्छा खासा रेस्ट किया होता है। कुछ लोगों का वीकेंड बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है क्योंकि उसमें उनके घर के बहुत सारे काम होते हैं। स्पेशली जो ख़वातीन इस वक्त मुझे देख रही है ना, और स्पेशली वो जो ख़वातीन हाउस वाइफ हैं, उनके लिए कोई वीकेंड नहीं होता क्योंकि वो बेचारियाँ पूरा हफ्ता काम करती हैं और पूरा हफ्ता आई थिंक संडे उनके लिए भी ऑफ डे होना चाहिए जिसमें वो घूमें फिरें, बाहर जाएँ, शॉपिंग करें, थोड़ा सा रेस्ट करें। या फिर संडे ऐसा दिन होना चाहिए जिसमें बच्चे कहें कि आज कुकिंग हम करेंगे या मियाँ कहे जी कि आज कुकिंग हम करेंगे। खैर, ये हर घर की एक अलग अलग सी कहानी है। तो हमारी तो कहानी कुछ ऐसे है कि जी हमने वीकेंड के बाद आना होता है मंडे को फुल एनर्जी के साथ, और एनर्जी के साथ हमने करना होता है अपने प्रोग्राम का आगाज़। आपको देनी होती है अच्छी अच्छी खबरें, आपके साथ अच्छी अच्छी बातें शेयर करनी होती है। तो आज की अच्छी बात यह है कि मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि जहर क्या है। उन्होंने फरमाया कि हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो जहर है। जैसे कि क़ुव्वत अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो, इक़्तिदार अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपको मिल जाए, आप ना संभाल पाएँ, दौलत, भूख, लालच, मोहब्बत और नफ़रत, यानी किसी भी चीज़ की ज़्यादती अगर आपकी ज़िंदगी में हो जाए तो वो जहर है। और हमेशा कहते हैं ना कि आप बैलेंस रखें अपनी ज़िंदगी में चीज़ों के दरमियान, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों की लालच पैदा हो जाती है। जैसे इक़्तिदार की लालच है, कुर्सी की लालच है, पैसे की लालच है, या किसी को स्टेटस की लालच होती है, किसी को लालच होती है जी कि मैं करूं जो करूं, मेरे आगे कोई ना हो। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये कभी कभी आपको एक बंद गली में ले जाती हैं, आपकी पर्सनैलिटी पे कभी कभी सवालात उठने शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक एतदाल रखें, एक बैलेंस रखें, क्योंकि जब आप बैलेंस के साथ चीज़ें लेकर चलेंगे और चीज़ों की ज़्यादती के पीछे नहीं भागेंगे तो यकीन करें कि आप एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजारेंगे। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि जब आप बहुत ज़्यादा आप खाना खा लेते हैं, कोई भी चीज़ आपकी भले से पसंद की चीज़ हो, जैसे आप मीठा बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो आपको शुगर डायग्नोस हो जाती है। अब मीठा तो आपको पसंद भी है, आप खा भी रहे हैं, अच्छे तरीके से भी बना हुआ है, हाइजेनिक तरीके से बना है, लेकिन उसकी एक लिमिट जब एक्सटेंड हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको शुगर डायग्नोस होगी। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में ना एक लिमिट बनाएं, किसी भी चीज़ की एक लिमिट बना ले, फुल स्टॉप रख लें। तो जी आज की अच्छी बात, आई होप आप इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर है इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं टॉप स्टोरीज़ के ज़रिए। आज की हमारी पहली स्टोरी जिसका सबको था इंतज़ार, आ गया है वो शाहकार। PSL 8 का मेला जो है आज से मुल्तान में सजेगा, सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, चौको छक्कों की बहार आएगी, बल्लेबाज और बॉलर्स लगाएंगे जान, मुल्तान सुल्तान्स होंगे इवेंट की शान। पहले मैच में लाहौर कलंदर से टाकरा होगा। इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, स्टेज तैयार हो चुका है और हम सब के पूरी कौम के जो फेवरेट सिंगर्स हैं वो आज इस स्टेज पे हमें नजर आएंगे। साहिर अली बगा होंगे, आसिम अजहर होंगे, फारिस शफी होंगे, शायगिल होंगी। इसके अलावा हमारी मोस्ट फेवरेट आयमा बेग जो हैं आवाज़ का जादू जगाएंगे। ये हमारे सब सुपर सिंगर्स। प्रोग्राम में आज PSL 8 एडिशन की हम बात करेंगे, तफसीलन जानेंगे जी कि मुल्तान में कैसी तैयारियां हैं। फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो इतना बड़ा मेला है, इसका आगाज़ होने जा रहा है मुल्तान से। सो ओपनिंग सेरेमनी में क्या कुछ होगा, लोगों के आने का इंतज़ाम किस तरह से है। कल मैं सोशल मीडिया पे एक चीज़ देख रही थी कि बहुत सारे लोग, हमारे मुल्तानी भाई, ये शिकायत कर रहे थे जी कि कोई ट्रैफिक का प्लान नहीं दिया गया। सो उनके लिए बड़ी मुश्किल थी कि जगह जगह रास्ते बंद है ड्यू टू सिक्योरिटी। तो वो जानेंगे जी क्या वाकई ट्रैफिक का कोई प्लान नहीं है, और अगर है तो फिर शायद लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस दी जाए कि जी फलाना रास्ता आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन है। इंसदादे पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी। 9 अजला में मुकम्मल और 30 अजला में जुज़वी मुहिम चलाई जाएगी। 60 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ है। ये 2 कतरे आपके बच्चे का मुस्तकबिल संवार सकते हैं। प्लीज़ अगर कोई टीम पोलियो के आपके घर आती है, आपका दरवाज़ा खटखटाती है, उन्हें इनकार मत करें, उनकी इज्जत करें,
वो अगर आप कह रहे हैं कि ऑफ़र करें कि जी आपके बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाने हैं, बीइंग अ मदर, मैं सिर्फ एक इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके बच्चे का जो फ्यूचर है ना वो इन 2 कतरों पर है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। टर्की और शाम में हौलनाक ज़लज़ला, अमवात की तादाद 34,000 से बढ़ गई है। हर तरफ क़यामत ख़ेज़ मनाजिर हैं। अभी भी कोशिश की जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि शायद किसी मलबे के नीचे से ज़िंदगी की किसी एक किरण को बचा लिया जाए। तबाही जो है उनको मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती। जो लोग इस वक्त उसको फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो झेल रहे हैं, यकीन करें कि ये उनके लिए किसी क़यामत से कम नहीं है और ये क़यामत अल्फाजों में बयां हो ही नहीं सकती। मुतासरा इलाकों में अभी भी मलबे का ढेर है, हटाने की कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान टर्की के साथ है। पाक आर्मी की रेस्क्यू टीमें 51 से ज़ायद जगहों पर ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल हैं। पाकिस्तान से ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी खेप टर्की रवाना कर दी गई है और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। देखें, हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, जो टर्की में मौजूद है बहन भाई, हम उनके साथ खड़े हैं, उनको बता रहे हैं कि वो इस वक्त अकेले नहीं हैं, क्योंकि हम इस तरह की मुश्किलात से गुजर चुके हैं। अच्छा जी, आगे है, आज हम टर्की से लाइव भी जो है आपको दिखाएंगे मनाजिर। आज लाइव हम गुफ्तगू करेंगे, वहाँ पे जानेंगे इस वक्त वहाँ पर क्या सिचुएशन है। टर्की से लाइव हमें हमारे गेस्ट ज्वाइन करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ज़रा अफसोसनाक ख़बर है। मारूफ हदायतकार हैं, अदाकार हैं, ब्रॉडकास्टर ज़िया मोहिउद्दीन 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। ज़िया मोहिउद्दीन कई रोज़ से अलील थे और अभी जो है ख़ानदानी ज़राए ने इस बात की कंफर्मेशन की है। अपनी आवाज़ के लिए वो मशहूर थे, उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया। अभी भी आज भी हम कहीं पर आवाज़ सुनते हैं, ख़ूबसूरत आवाज़ जो कि दिल में उतर जाए, एक जादू सा तारी कर दें, तो फ़ौरन से एक ही नाम हमारे जहन में आता है कि वो ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब की आवाज़ है। नापा इंस्टीट्यूट को वो संभाल रहे थे, उसको देख रहे थे। ये हमारे असासे हैं और इन असासों ने बहुत सारे लोगों को पैदा किया है। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि अमजद इस्लाम अमजद भी हमें छोड़ के चले गए। आज ज़िया मोहिउद्दीन साहब की ख़बर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, जब हम ये इस तरह की ख़बरें आपको देते हैं ना, यकीन करें हमने अपने दिल पे, अपने जज्बात पे बहुत काबू रखा हुआ होता है, क्योंकि ये पाकिस्तान का असासा जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया है। अमजद इस्लाम अमजद साहब की शायरी हम अपने स्कूल टाइम में, यूनिवर्सिटी टाइम में, कॉलेज टाइम में हम पढ़ते हैं और हमारे निसाब में शामिल है। इसी तरह ज़िया मोहिउद्दीन साहब, जब हम बीइंग एंकर, अगर मैं बात करूँ कि जब हम ट्रेनिंग के मरहले में होते हैं, जब हमें ट्रेनिंग दी जा रही होती है न्यूज़ एंकरिंग की, तो हमें ज़िया मोहिउद्दीन साहब के क्लिप्स सुनने को कहा जाता है और कहा जाता है कि जी जिस तरह वो लफ्ज़ों की अदायगी करते हैं खूबसूरती के साथ, प्यार के साथ, तो उनको सीखें। और ये जो सीखने का कमल है ये सारी ज़िंदगी रहेगा, लेकिन ये जो असासा चला गया है यकीन करें इसकी भरपाई नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे आज मिर्गी के हवाले से। एक ऐसा दिमागी असाबी ख़राबी है, इसकी कैफियत में दौरे पड़ते हैं और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जो है आगाही का दिन मनाया जा रहा है। इससे मुतालिक इस दिन को मनाने का मकसद आलमी सतह पर आवाम में मिर्गी के मरज़ से आगाही है, इसके क्या सिम्टम्स है, ट्रीटमेंट क्या है, आप इससे कैसे बच सकते हैं। खुदा न खास्ता आपके इर्द गिर्द अगर किसी लोगों में इस तरह की कोई बीमारी है आप देख रहे हैं, तो पहली वो क्या चीज़ है जो कि आपने करनी है या आपकी जिम्मेदारी पहली क्या है। इसके अलावा जनाब और हमारे पास जो खबरें हैं वो ये है कि सर्दियां रुखसत हो गई हैं, वाकई हो गई हैं। रात को पंखा हमारे घर चल रहा था, गर्मी ने एंट्री दे दी है। बदलते मौसम में जी, बदलता मौसम है, ट्रेंड भी बदल जाता है। कपड़े भी हमारे होते हैं कि जी ट्रेंडी अब ज़रा हो जाए, और मेकअप भी हमें होता है कि जी विंटर से हम ज़रा समर पे स्विच कर जाए। वैसे विंटर के बाद जो है वो और भी कुछ चीज़ें आती हैं दरमियान में, लेकिन अभी पाकिस्तान में डायरेक्ट गर्मियाँ आ गई हैं। तो मेकअप के स्टाइल्स गर्मियों में क्या होने चाहिए, दिन में रात में आपका क्या टचअप होना चाहिए, कैसा मेकअप आपको करना चाहिए, कैसा मेकअप आपकी पर्सनालिटी पर सूट करेगा। और आप गर्मियों में तो वैसे पिघल जाता है ना मेकअप, हमसे पूछे, हम तो रोज़ाना गुजरते हैं इस काम से गर्मियों में, अगर एसी ना हो तो कैसे आप अपने चेहरे पे मेकअप आपका जो है वो स्टे कर सकता है। मेकअप आर्टिस्ट आज हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम बात करेंगे। और इसके अलावा क्या आप दारचीनी के अनगिनत फ़वाइद जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आज प्रोग्राम में बल्कि सापा हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि दारचीनी के क्या क्या फ़वाइद है। मैं देख रही थी कि दारचीनी कैसी होती है, क्योंकि मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी। जो लोग किचन में नहीं जाते बेचारों का यही हाल होता है। बहुत सारे मौजूआत टॉपिक्स आज इन पर हमने डिस्कशन करनी है, बहुत
बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने आपको दिखानी है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे PSL के एडिशन 8 की, जो कि मुल्तान में आज होने जा रहा है शुरू। पाकिस्तान के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब मुल्तान स्टेडियम में सजेगी। पहला मैच दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट में शरीक तमाम टीमें ट्रॉफी जीत चुकी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा जीत किसके नसीब में ये हम देखेंगे। तो जरा आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं। PSL 8 का मेला आज सजेगा। इवेंट के हवाले से तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली गई हैं। शायकीन की आमद का सिलसिला दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगा। अल्लाह करे सबको टिकट्स मिल गई हूँ। बहुत सारे लोग शिकवा भी करते हैं। हमारी नुमाइंदे मुकर्रम खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ज़रा उनसे बात करते जानते हैं कि जी क्या सिचुएशन है। मुकर्रम बताएगा मुझे। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, कितनी एक्साइटमेंट हो रही है? आपको टिकट मिली है? क्या क्या रूट्स सेलेक्ट किए गए हैं? तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं? आज बिल्कुल इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और PSL सीजन 8 का जो मेला है, कौमी मेला, वो आज सजने जा रहा है और तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। खूबसूरत स्टेज जो है वो तैयार किया गया है। कल रात तक जो है वो लाइट्स के इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर दिए गए थे और जो मुल्तान में ये पहली मरतबा PSL की तारीख में कि ओपनिंग सरमनी मुल्तान से हो रही है और ये एक मुनफरिद जो है वो सरमनी होगी, क्योंकि इसमें जदीद किस्म की जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। AR और VR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और इसके साथ जो व्यूअर्स हैं वो व्यूअर को, शायकीन क्रिकेट को देखने में बहुत खूबसूरत नजर आएंगे। उसके अलावा जोलो बैंड्स जो हैं वो कलाइयों पर शायकीन क्रिकेट के बांधे जाएंगे। जब कैमरे की लाइट उनकी कलाइयों पर पड़ेगी तो एक खूबसूरत समा जो है वो बंधेगा और उसके अलावा जो ड्रोन्स हैं वो आसमान पर जो है वो जो हमारे स्टार्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल, उनकी जो तस्वीर सजाई जाएंगी। तो ये जो चीज़ें हैं और खूबसूरत एक ट्रक भी जो है बनाया गया जिसके ऊपर जनूबी पंजाब की सकाफत को जो है वो उजागर किया गया और वो जब स्टेडियम में चलेगा और उसके ऊपर जो हमारे सितारे हैं वो बैठे होंगे और शायकीन क्रिकेट जो उनको देख रहे होंगे, तो एक खूबसूरत जो है वो एक समा होगा। और ये तमाम चीज़ें हमारी ये जो आज की सरमनी होने जा रही है इसको मुनफरिद कर देगी। पूरी दुनिया भर की जो नजरें हैं वो ज़रूर इसके ऊपर जमी होंगी। सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं और जो फातिमा जिन्ना टाउन है यहाँ पार्किंग एरिया बनाया गया है। जितने भी साउथ पंजाब या कहीं से भी कोई आने वाला, इवन के मुल्तान का शहरी भी है, तो सबसे पहले फातिमा जिन्ना टाउन जाएगा, वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करेगा, वहाँ अपना चेकआउट कराएगा और उसके बाद जो है फ्री बस सर्विस जो है उसके अंदर बैठ के जो है वो स्टेडियम की जानिब रुख करेगा। 2 बजे जो है वो एंट्री होगी शायकीन क्रिकेट की और उससे पहले जो है शहरियों का जो है रश जो है वो जो होना शुरू हो गया है और टिकट्स जो हैं आज का ये जो ग्राउंड है ये फुल पैक होने जा रहा है। टिकट सारी बिक चुकी हैं और तिल धरने की भी जगह नहीं होगी और अभी तक जो पीछे रह गए हैं लोग वो जो है इस तगोदो में कि टिकट जो है वो ले लें, कहीं से मिल जाए, किसी से खरीद लें। और अच्छा मुकर्रम, मुझे जरा ये बताएं कि जो इस वक्त ट्रैफिक की रवानी है वो यकीनन जब लोग आना शुरू होंगे 2 बजे तो थोड़ी सी मुतासिर होगी। कोई मुतबादिल प्लान दिया गया? बिकॉज कल सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा ना गुस्से का इजहार कर रहे थे मुल्तानी भाई कि जी ट्रैफिक की रवानी जो है वो अभी से मुतासिर होना शुरू हो गई है, बैरियर्स लगा दिए गए हैं। तो प्लीज़ ज़रा बताएं कोई मुतबादिल प्लान, कोई ट्रैफिक का प्लान शेयर किया गया हो आवाम के साथ? अगर इस हवाले से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो शेयर कीजिएगा। इसके लिए जो है 3 रूट्स जो है वो बेसिकली बनाए गए हैं। पहला रूट जो है, एक रूट तो जो है जो निजी होटल जो नमा शहर चौक पर कायम है, इस निजी होटल से जो रास्ता SP चौक से ये थ्रू आउट पुराना शुजाबाद रोड से फिर ये लिंक करेगा ये विहाड़ी चौक साइड पर। दूसरा जो है ये जो निजी होटल है वहीं से ही जो है ये चौक कुम्हारा वाला विहाड़ी चौक से सीधा जो है ये क्रिकेट स्टेडियम की तरफ आएगा। और इसके अलावा जो शहरी हैं जब रूट लगेंगे तब तो जो है ये पूरा पैक कर दिया जाएगा, उस वक्त किसी को भी इजाजत नहीं होगी सिक्योरिटी रिस्क के हवाले से। इसी दौरान जो शहरी हैं वो फातिमा जिन्ना टाउन से घूम के जो है वो रास्ता उनको मुतबादिल दिया गया है। जी ठीक है मुकर्रम, बेहद शुक्रिया डिटेल्स के लिए। चलें आप डॉय कीजिएगा। अदील अजहर स्पोर्ट्स एनालिस्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्यों खुश हैं आप? मैं खुश हूँ बिकॉज़ PSL शुरू हो रही है। अच्छा, हर किसी के चेहरे पे क्या कुदरती खुशी है। देखिए मैं PSL जो है ना वो हमारा एक नेशनल फेस्टिवल है। आई मीन और इस साल तो उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा है दैट
देखिए, इसमें कोई छुपने की बात नहीं है या किसी से कोई ये अब कोई इट्स नॉट अ सीक्रेट दैट एज अ नेशन वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, ठीक है जी। यानी देयर आर प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक क्राइसिस है, महंगाई है, बहुत ज़्यादा है। मैं अभी एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन में, और वो ये कह रहे थे कि PSL मे प्रूव टू बी अ मच नीडेड डिस्ट्रैक्शन फॉर दिस कंट्री। वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी, यानी कि एक ही तरह की सियासी गुफ्तगू हो रही है, महंगाई पे बातें चल रही हैं, उससे निकलने का बहुत मौका है। वो जो पुरानी राइवलरीज होती हैं वो एक बार फिर से जाग रही होती हैं और सब कुछ। सो आई एम ऑनेस्टली वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। मुझे ये, मैं ज़रूर ये बताऊंगा, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ओपनिंग सेरेमनीज, चाहे वो ओलंपिक्स हो या कुछ भी हो। आई वांट द एक्शन राइट अवे। और यकीन जाने अमीन, आज शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कराने आ रहे होंगे, काफ़ी महीनों बाद शाहीन एक्शन में होंगे वर्ल्ड कप के। आपको पता है जब उससे वो बाहर निकले थे, उसके बाद से शाहीन अपनी पूरी रिहैब से गुजरे हैं और सब कुछ। आई एम वेरी एक्साइटेड, कांट रियली वेट। और हमारी बड़ी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन भी होने वाली है। हमारी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रांसमिशन होने वाली है और बहुत अच्छे तरीके से हम आपको एंटरटेन करेंगे। तो जो लोग इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे भाई, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। हम खुद देखेंगे, हमें लाला ज्वाइन करेंगे, इंजमाम ज्वाइन करेंगे, मुश्ताक हमें ज्वाइन करेंगे, मिसबाउल हक होंगे, इमामुल हक होंगे। अब सोचें कि कितने सारे लोग हमें ज्वाइन करेंगे और क्या ज़बरदस्त समर ट्रांसमिशन लाने वाला। तो मैं चाह रही हूँ ज़रा टीजर दिखाएं। तो ये सुपर ओवर PSL 8 जो है उसका स्पेशल था, लेकिन इसके अलावा भी आप लोगों के लिए सरप्राइज ये है कि 5 से 7 यानी शाम 5 बजे से 7 बजे तक जो है एक स्पेशल ट्रांसमिशन है हमारी PSL 8 के हवाले से। उसका जो टीज़र है वो थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं, थोड़ा इंतज़ार कर लें आप। अच्छा आदिल, मुझे बताएं किस टीम को सबसे ज्यादा आप सपोर्ट करें? मतलब एक ही होता ना कि नहीं मेरी कोई फेवरेट टीम नहीं है, फिर भी होती जरूर है जिसको। मैं बिल्कुल हरगिज ये बात नहीं बोलता मेरी कोई फेवरेट टीम नहीं है। कौन है? मैं देखिए, बीइंग अ कराचीआइट, मैंने कराची किंग्स को सपोर्ट किया है, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा झुकाव जरा कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ जो है ना वो ज्यादा हुआ है। बिकॉज देखिए, कोयटा ग्लैडिएटर्स, एक तो ये कि अगेन बीइंग अ कराचीआइट, जो कराची की असल एसेंस है ना वो आपको कोयटा की टीम में नजर आती है। यानी हमारा जो कराची का टैलेंट है, जो लोकल टैलेंट है क्लब क्रिकेट से निकला हुआ, क्योंकि इस क्लब का स्ट्रक्चर, इस फ्रेंचाइज का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह का है। कराची बेस्ड फैमिलीज को ओन करती है। दूसरा, कोयटा ग्लैडिएटर्स पिछले 3 सीजन से खास परफॉर्म कर नहीं पाया। अच्छा। जब तक ये पाकिस्तान सुपर लीग दुबई में हो रहा था, ऐसा लगता था आपको कि वो दुबई की कंडीशंस या यूए की कंडीशंस में वो बहुत वेल सेटल्ड हैं। जब से ये पाकिस्तान मूव हुआ है, कोयटा ग्लैडिएटर हैज रियली स्ट्रगल्ड, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। सरफराज ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का पाकिस्तान के लिए मुजाहरा किया है, उसको वो ट्रांसलेट करने में कामयाब हो जाएंगे यहाँ पे। एंड इफ्तिखार की बैटिंग, जाहिर है हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोयटा का बड़े अरसे बाद एक बहुत अच्छा स्क्वाड है। ओके। तो जी, इंजमामुल हक होंगे, लाला होंगे, बहुत एक्साइटमेंट होने वाली है। और आप देखें कि ये जो ट्रांसमिशंस होती हैं, ये एक मुझे लगता है खेल को ज़्यादा बूस्ट देती हैं अवाम के अंदर। और भी तज्जिए, वैसे हमारी अवाम तो वैसे ही तज्जिए करने में शेर लेकिन सब एक्सपर्ट है माशाल्लाह, है ना, चाहे सियासत हो चाहे क्रिकेट हो। बिल्कुल, अब तो इकोनॉमिक्स माशाल्लाह, जितनी मईशतदान ये कौम, मैं तो समझ रहा हूँ हर मोहल्ले में नोबेल प्राइज विनर यहाँ पे इस वक्त घूम रहे हैं। अरे मियाँ ऐसे चला लो मुल्क की मईशत को। लेकिन क्रिकेट वाकई, आई थिंक, देखिए ना सिर्फ ये कि लोग पाकिस्तान में, देखिए इन टॉक शोज का फायदा क्या हुआ है, पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग क्रिकेट इन अ मच बेटर मैनर। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि एक ही खेल, एक ही इनिंग के हवाले से आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलते हैं। यानी एक ही पैनल पे 2 बंदे बैठे हुए इसी एक चीज़ को, लेट से बाबर अपने आप को 1 डाउन लेकर आते हैं, अब इसी चीज़ को 4 डिफरेंट जावियों से आपको सुनने का मौका मिलेगा। सो ये बड़ी अच्छी लर्निंग भी होती है, बहुत मज़ा भी आता है इसमें जो बैंटर होता है, उसमें जो हंसी मजाक होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको पता है बहुत वायरलिटी वाला एलिमेंट होता है इसमें। सो हमारा समा का जोर का जोड़ जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है और उसके बाद सुपर ओवर होगा, हम जिस पैनल के साथ ज़ाहिर मौजूद होंगे, वो मेरा तो ये ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान की टेलीविज़न स्क्रीन पे सबसे तगड़ा पैनल है इस वक्त। एंड सवेरा, माई सेल्फ, लाला, वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। हम बहुत एक्साइटेड हैं भैया आपको देखने के लिए। शाम को 5 बजे हम आपको देखेंगे। थैंक यू साहब, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। तो भाई शाम को 5 बजे जोर का जोड़ और अदील भी आपको नजर आएंगे। हमारी बहुत प्यारी एंकर है सवेरा, वो भी नजर आएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग पैनल आपको मिलेगा तज्जियों के लिए। इसके अलावा मैच तो आप सब देखेंगे अपने घरों में बैठ के। जिन लोगों को टिकट मिल गया वो स्टेडियम में जाएंगे। जब कराची में होगा तो हम भी कहीं ना कहीं से टिकट ले ही लेंगे, हमें भी कोई दे ही देगा, हम भी चले जाएंगे। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। अब ज़रा बात करेंगे टर्की और सीरिया की। क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ला, जाँ बहक अफराद की तादाद 34,000 से ज़ायद हो चुकी है। टर्की में जाँ बहक अफराद की तादाद 29,605, जबकि सीरिया में 4,576 हो गई है। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उम्मीद की जा रही है कि मलबे तले शायद कहीं कोई ज़िंदगी मिल जाए। ज़िंदगियों की तलाश का सिलसिला जारी है। ज़रा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर टर्की से हमें हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या इस वक्त मनाजिर हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है। पहले जरा पैकेज दिखा दें। तकरीबन एक हफ्ते बाद तुर्किया ज़लज़ले की हजारों अमवात और जनाजों की आहोबुका में भी जिंदगी मौजिज़े दिखा रही है। 7 महीने की एक बच्ची और एक नौजवान लड़की को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। सुबह हताए में ही एक तबाहशुदा इमारत से 10 साल बच्ची को बचाया गया। हल्ब शाम में भी एक बच्ची को मलबे से निकाले जाने की वीडियो जारी की गई है। इसे 6 फरवरी को रेस्क्यू किया गया था। हताई में रेस्क्यू वर्कर्स ने जान पर खेलकर बाप और 5 साल की बेटी को तबाहशुदा इमारत से जिंदा निकाला। करमान मराज की एक तबाहशुदा बिल्डिंग में 6 दिन बाद जब एक शख्स को निकाला गया, वो कुरान की तिलावत कर रहा था। जान बच जाने के बाद उसने फिजा में मुक्का भी लहराया। गाजियान्तेप में 64 साल की खातून को जिंदा निकालने की वीडियो भी सामने आई है। तुर्किया की एक वीडियो जारी हुई है जिसपे ज़लज़ले के वक्त नर्सों ने जान बचाकर भागने के बजाय नर्सरी में इंक्यूबेटर्स में नौमौलूद बच्चों की हिफाजत की। टर्की और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए खिदमत के लिए पाक फौज, अवाम और हुकूमती इदारे हर दम तैयार हैं। इमदादी मशीनरी जो है उसका इस्तेमाल तेज़ कर दिया गया है। फ़ज़ाई के साथ साथ ज़मीनी रास्ते भी इमदाद इस वक्त कर रहे हैं और दूसरी जानिब निजी फ़लाई तंजीमें जो हैं वो भी इस वक्त पेश हमें नज़र आ रही हैं। खुबैब फाउंडेशन के चेयरमैन नदीम अहमद खान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि टर्की में लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी भाई इस मुश्किल घड़ी में कभी भी किसी से पीछे हमें नज़र नहीं आते। खुदा न खास्ता कभी भी किसी भी मुस्लिम कंट्री में इस तरह का अगर कोई काम हो जाता है, कोई कुदरती या आफत आ जाती है, तो हमें हमारे पाकिस्तानी भाई सबसे फ्रंट फुट पर नज़र आते हैं। नदीम साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। असर मुझे ये बताएगा, इस वक्त आप टर्की के किस जगह पर मौजूद हैं, किस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस, किस तरह के रेस्क्यू के काम आप देख रहे हैं, कितनी उम्मीद है अभी भी लोगों के दिलों में कि शायद मलबे के नीचे से जिंदगियां हम बचा लें, लोग हमें जिंदा मिल जाएं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं इस वक्त गाजी अंतब में मौजूद हूँ और यहाँ से हमने सफ़र किया है सारा इस पूरे ज़लज़ले के रीजन का, और इधर जो सफ़र करके देखा है एक क़यामत सुग़रा का मंज़र है। इंतहाई तकलीफ़ दे और इंतहाई परेशान कुन हालत है। 70,000 से ज़्यादा इमारतें मुतासिर हो गई हैं जो रहने के काबिल नहीं हैं। ओह गॉड, 70,000, 70,000, और 13,000 इमारतें गिरी हुई हैं। और ये पोजीशन है कि 1.25 करोड़ से ज़्यादा आबादी मुतासिर है। ये नंबर यूक्रेन की जंग में जो इस वक्त नुकसान हुआ है इमारतों का, उससे ज़्यादा है। ये इलाका जो इस तुर्की का है, इसका रकबा जर्मनी से बड़ा है, जो मुतासरा इलाका है जिसमें हंगामी हालत नाफिज हुई भी है। जी जी। अगर इसमें हालात देखें तो रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेज़ी से जारी है, जिसपे कि तुर्की की हुकूमत, तुर्की के इदारों में आफात का इदारा है जो आफत ज़दा मसाइल को देखता है, और इसी तरीके से रेड क्रिसेंट है इनकी, और इनके मुख्तलिफ इदारे हैं। वो हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल के, तुर्की की लोकल बड़ी NGOs हैं जिनके साथ मिल के IHH ये काम कर रहे हैं, और फिर पूरी दुनिया से जो रेस्क्यू टीमें आई हुई हैं वो काम कर रही हैं। पाकिस्तान आर्मी की टीम आई हुई है, 112 की टीम आई हुई है, इसी तरीके से हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ और NGOs के लोग आए हुए हैं, और बहुत एग्रेसिवली काम हो रहा है। खुबैब फाउंडेशन की टीम दूसरे दिन से यहाँ पर लगी हुई है काम में। मैं कल जिस इलाके में मैंने विजिट किया है वो एपी सेंटर था। ये हमारे जो गाजी अंतब में मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, गाजी अंतब से कहरमान मराश जो 2 शहर हैं, इन दोनों के दरमियान में एक जगह है पजारलिक। पजारलिक जो है एपी सेंटर था ज़लज़ले का, और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि डिस्ट्रक्शन का क्या हाल है। इमारतें ज़मीन बोस हुई हुई हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी लोग बैठकर मौजज़े के इंतज़ार में हैं, और मौजज़े हो रहे हैं। अजीब और गरीब मामला है अल्लाह की तरफ से कि इंसान की जान बच रही है। कई लोग हैं जो जिंदा निकल रहे हैं, खास तौर पे बच्चे बहुत निकल रहे हैं जो जिंदा, और उनके लिए कोशिश जारी है। मायूसी अब बहुत बढ़ गई है, लेकिन अजीज जिस तरह बाहर बैठे हुए हैं इमारतों के साथ, शदीद सर्दी का माहौल है। -6 इस वक्त यहाँ पे टेम्परेचर है इस रीजन में। दिन में 6 टेम्परेचर होता है,
और उसके बावजूद काम करने वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा है। आर्मी यहाँ पे टर्की की इन्वॉल्व है, जी टर्की जी के इदारे जैसे मैंने आपको बताया जी इन्वॉल्व जी है। पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट बहुत है, पाकिस्तान की आवाम की तरफ से सपोर्ट बहुत है, पाकिस्तानी डायस्पोरा जो बाहर बैठा हुआ है उन्होंने बहुत सपोर्ट की हुई है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस इम्तिहान से तुर्की को निकाले, इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह। बड़ा इम्तिहान है। बिल्कुल सर, जैसे आपने रेस्क्यू 1122 का जिक्र किया, हमारे जो फ़ौजी भाई हैं, फिर फलाही तंजीमें जैसे आप लोगों की भी तंजीम है, सर बड़ा हमें फ़ख्र महसूस होता है कि हम इस तरह की कुदरती आफत में अपने भाइयों के हमरा खड़े हैं, लेकिन उसी लम्हे हमें ये दुख भी होता है, हमें ये अफसोस भी होता है कि हमारे भाई इतनी मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। और जैसे आपने मौसम की शिद्दत का जिक्र किया, वो जो सख्ती झेल रहे हैं इस वक्त, खुले आसमान तले बैठे हैं, यकीनन अब हम ये तो नहीं कह सकते कि मदद के मुंतज़िर है, क्योंकि हर तरफ से लोगों ने उन्हें हम ये कह लेंगे कि घेर लिया है, बाहों में ले लिया है। मुझे सर ये बताएं कि लोगों का रवैया, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी वीडियोस देखी कि लोग जो हैं वो शेल्टर होम में जाने से घबरा रहे हैं, किसी छत के नीचे वो पनाह नहीं लेना चाह रहे। तो लोगों का जो रवैया, जो उनके तासुरात हैं, वो आपने किस तरह के देखे? यकीनन एक अब वक्त गुजर चुका है, फिर भी अभी खौफ तो दिलों में मौजूद है। देखें, जो अभी अक्सरियत है वो ये है कि आप एक तो इस वक्त जो नंबर चल रहा है, इससे तकरीबन 4 से 5 गुना ज़्यादा वफात हो चुकी है। यानी अगर 30,000 है तो 1.25 लाख के करीब का अदद है जो यहाँ कहा जा रहा है कि इससे ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। ये तुर्की की सिर्फ बात कर रहा हूँ, अभी शाम की नहीं कर रहा जी हूँ। जी तो उनके जो आयज़ा हैं, जो अजीज़ो अकारिब हैं, वो जब बैठे हुए हैं और जो इमारतें मुतासिर हुई लेकिन गिरी नहीं, उनके जो लोग बाहर निकल के बैठे हुए हैं, ये तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि वो अंदर नहीं जा पा रहे और हुकूमत ने भी उनको रोका हुआ है अंदर जाने हुए। हम इधर इस इलाके में एक छोटा सा होटल था, उधर रुके थे और उस जगह पर ये पोजीशन है कि आफ्टर शॉक्स लगातार आ रहे हैं और हम भी 2-3 दफ़ा हो चुका है कि थोड़ा सा ज़्यादा झटका महसूस हुआ तो फ़ौरन बाहर की तरफ भागे। तुर्क लोग तो किसी इमारत के नीचे नहीं जा रहे। बहुत ज़्यादा खौफ की कैफियत है और चूँकि जो लाशें देख रहे हैं, निकल रही हैं, उसके बाद की जो हालत है, रेस्क्यू वर्कर्स की तो फीलिंग और है। आज हम इस जगह पे इसमें आए हुए हैं, वरना हम प्री फैब्रिकेटेड जो हमारे कोऑर्डिनेशन सेंटर्स हैं उसमें सो रहे थे जी। और वहाँ तो खैर महफूज सा प्री फैब लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे शहर में हम जब गाजियाबाद में आए तो यहाँ रुकना पड़ा। यहाँ पे हमारे पास इस जगह पे एग्जैक्ट सेंटर नहीं बना। अब इंशाल्लाह एक टेंट विलेज यहाँ हम लगा रहे हैं। सही। सर ये तो अभी रेस्क्यू का अमल है, लेकिन मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि रिहेबिलिटेशन के लिए क्या कुछ प्लानिंग सामने आ रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जिन इलाकों को क्लियर कर दिया गया है, जहाँ से किसी हद तक मलबा उठा लिया गया है, यकीनन नुकसान बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा आबादी इस वक्त हमें मुतासर नज़र आ रही है, वो भले से टर्की हो या सीरिया हो। तो इस हवाले से आपने कोई प्लानिंग देखी हो या इस हवाले से कोई काम किया जा रहा हो? देखें, एक तो मलबा उठाने की जो बात आपने की, 1% भी अभी मलबा नहीं उठाया जा सका। अच्छा। जितना नुकसान है उसमें अगर 1% भी कहें तो वो भी मलबा वहां से रिमूव नहीं हुआ। बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा पैमाना है इसका। दूसरी बात यह है कि लोगों के लिए गवर्नमेंट प्री फैब लगा रही है। प्री फैब के टेंट्स तैयार हो रहे हैं, वो टेंट विलेजेस डेवलप किए जा रहे हैं। इस वक्त में तमाम होटल्स में लोग ठहरे हुए हैं, दूसरे शहरों में जाके तमाम घरों को खोल दिया है लोगों ने। तुर्कों ने अपने तुर्क भाइयों की खिदमत के लिए, हत्ता के शामियों की खिदमत के लिए जो मौजूदा वसाइल हैं वो लगाए हुए हैं। तुर्की अपने लोगों की भी खिदमत कर रहा है और जो शामी मुतासिर तुर्की में रह रहे हैं, जो इस इलाके में रहते थे, ये सारे शाम के बॉर्डर का इलाका है जी। तो वो लोग इधर रहते थे, उनकी भी खिदमत में मसरूफ अमल है। तुर्कों में बहुत ज्यादा जो इस्तांबुल हम सारे रास्ते से बाई रोड आए, वहाँ पे जज्बा है, बहुत ज्यादा है। सैकड़ों की तादाद में कंटेनर्स आ रहे हैं खिदमत के लिए, रिलीफ आ रहा है और लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं। लेकिन गवर्नमेंट बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करके इसको डिलीवर कर रही है। पैनिक है सोसाइटी में, यहाँ पे लोगों में बहुत बड़ा पैनिक है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज्यादा है। हत्ता के इस्तांबुल में मुझे जिंदगी में 25-30 साल से तुर्की आ रहा हूँ, पहली दफा ये महसूस हुआ कि बिल्कुल खामोशी तारी है, सड़कों पर ट्रैफिक नहीं है जी। लोग एक खौफ में मुब्तला हैं, एक अजीब सी कैफियत है पूरे मुल्क के ऊपर। और लेकिन सपोर्ट के लिए जी
जी जी नदीम साहब, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। अपना भी ख्याल रखिएगा सर। यकीनन जिस तरह से आप जिक्र भी करें, आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। अल्लाह ताला हमारे तुर्की के, शाम के भाइयों को अपने अमान में रखे और जल्द अज जल्द इस मुश्किल घड़ी से उन्हें निकाले। बेहद शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हम चाहेंगे कि आइंदा भी आपसे रब्ता करें, वहाँ की सिचुएशन जानें, लोगों के लिए अब खाने पीने का क्या इंतज़ाम है, मज़ीद रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचे। इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में हम दोबारा आपसे रब्ता करेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अभी आपको बताएं कि लाहौर के कलमा चौक अंडरपास रीमॉडलिंग मंसूबा गुलबर्ग से गार्डन टाउन जाने वाले अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे ट्रैफिक का दबाव मजीद बढ़ गया है। और इस वक्त तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रवां दवा होती है लाहौर की सड़कों पे। अंस जफ़र से मजीद जानेंगे कि अब ट्रैफिक किस तरह से गुजर रही है, लोगों को क्या मुश्किलात है, कोई मुतबादिल रूट दिया गया है या नहीं। अंस प्लीज़ बताइएगा। जी बिल्कुल, कलमा चौक रीमॉडलिंग का मंसूबा, जिसमें 2 नए अंडरपासेस की तामीर और पहले से मौजूद एक अंडरपास की एक्सटेंशन शामिल है। इस मंसूबे पर काम तो जारी है मगर सुस्त रफ्तारी से जारी है। ये मंसूबा पहले लाहौर में PSL की आमद से पहले ही मुकम्मल किया जाना था, मगर बाद में इसकी डेट चेंज करके मार्च तक ले जाई गई। और अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके मुताबिक ये मंसूबा अप्रैल के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते तक मुकम्मल किया जाएगा। यहाँ पर एक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके मुताबिक यहाँ जो कलमा चौक से गार्डन टाउन और गुलबर्ग को मिलाने वाला अंडरपास था, उसके दोनों हिस्सों को बंद कर दिया गया। पहले एक हिस्सा ओपन रखा गया है ट्रैफिक के लिए, जो हिस्सा बंद किया गया उसमें बंद करने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ गया। सुबह सवेरे स्कूलों और कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और दफातर को जाने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और वो अब 1 किलोमीटर का चक्कर काट के ही गुलबर्ग से गार्डन टाउन जा सकेंगे। और यहाँ पर हमारे ट्रैफिक एडवाइजर्स यहाँ मौजूद थे, उनसे भी हमारी गुफ्तगू हुई है। उनका कहना था कि PSL से कबल भी यहाँ पर एक डाइवर्जन बनाई जाएगी ताकि PSL देखने के लिए जो लोग आए उनको मुश्किलात ना हो और वो PSL आसानी से देखें। ठीक है अंस, बेहद शुक्रिया आपका। समा के नुमाइंदे काशिफ जावेद शक्करगढ़ के एक ऐसे तालिब इल्म मोहम्मद ओवैस से मिलवा रहे हैं जो पेंटिंग में कमाल महारत रखते हैं। तो ज़रा मिलिए और देखिए। मेरी मजदूरी मेरे बेटे के शौक दे आड़े आ रही है। मेरे बच्चे नूं बहुत शौक है पढ़न दा भी नाल पेंटिंग बनाने दा भी। मामला आपके साथ मजदूरी वाला ये कब से पेश आया आपके साथ? वो तो 6-7 साल का। क्या हुआ था आपके साथ? बस का नीचे आया। पेंटिंग बनाने का शौक आपको कैसे पैदा हुआ? मुझे बचपन से शौक था, मैं लोगों को देखता ड्राइंग बनाने का, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे भी ड्राइंग बनाने का शौक था। मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर ज़्यादा बनाने लगा और मेरी ड्राइंग बनाने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, बेहतर होगी। और मैं 5वीं क्लास तक बनाता रहा। उसके बाद मैं अपनी गुर्बत की वजह से ड्राइंग बनाना छोड़ गया था। और फिर अभी मैंने रिसेंटली 8वीं क्लास में शुरू किया ड्राइंग बनाना और मैं मुझे वैसे ज़्यादा बहुत बेहतर ड्राइंग बनाने लग गया। क्या कभी कोई पेंटिंग बनाने में आपको मसला पेश आया? तो पेंसिलों का मसला हो गया या कोई स्केचेस का मसला हो गया तो वो पापा पूरी कर देते थे। तो क्या दिल में ख्वाहिश क्या? चाहता हूँ कि मैं वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की ड्राइंग बनाऊँ और जो सऊदी अरब के शाह हैं उनकी ड्राइंग बनाऊँ खुद अपने हाथों से। अब आगे बढ़ते हैं। कराची के सफारी पार्क में हिरनियों के यहाँ बच्चों की पैदाइश हुई है और इसी तरह घोड़ी के यहाँ भी बच्चा पैदा हुआ है, मगर सफारी पार्क आने वाले किसी हद तक बाज़ सहूलतों की कमी के बायस परेशान नज़र आते हैं। अभी कौन सी सहूलतें जो नहीं मिल पा रही, खुर्शीद आलम अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के सफारी पार्क में। 207 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल सफारी पार्क इन दिनों कुछ खट्टे मीठे हालात से गुजर रहा है। अच्छी खबर यह है कि हिरनों के यहाँ बच्चों की पैदाइश हुई है, जबकि घोड़ी ने भी बच्चा पैदा किया है। और अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले ये सारे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं। और यहाँ के जो हालात हैं, यहाँ कैंटीन सर्विस बंद हो चुकी है। आप सफारी पार्क देखने के लिए अगर बस में जाते थे वो सर्विस बंद हो गई है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम मालूम करेंगे यहाँ आने वालों से और यहाँ के ज़िम्मेदार अफसर से। सर, यहाँ पे शटल सर्विस जो है जो हो जाती है सफारी एरिया में, वो तो नहीं चल रही, तो वो क्या फैमिली को लेकर पैदल जाएंगे आप? अगर हो तो अच्छी बात है, लेकिन पार्क में तो वॉक के लिए आए। पहले जैसा सर्विस था उस हिसाब से नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो तरक्याती काम तो हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन पहले जैसे सर्विस जैसे शटल सर्विस था बस का, वो चीज़ नहीं है। तो पैदल जाएंगे और नहीं है बस मस। तो कैसा लग रहा है यहाँ करके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली, और खुशी भी हो रही है इन चीज़ों को देख के। बिकॉज़ एक तो आपके इकोसिस्टम का पता चल रहा होता है कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं, इनका ख्याल रख रहे हैं आप सही तरीके से, KMC वाले जैसे हैं, और जिस तरह के बच्चे पैदा हो रहे हैं इनके। और एक नहीं, वी जस्ट सॉ 5 ऑफ देम। वी हैड हिरन भी हो रहे हैं, घोड़े भी हो रहे हैं, और घोड़ों का इसलिए बिकॉज बचपन से इनसे लगाव भी है। तो बहुत खुशी हो रही थी देखे कि एक फॉल यहाँ पे घूमता फिरता हुआ खेलता हुआ नज़र भी आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सफारी पार्क के डायरेक्टर कंवर अयूब। हम उनसे मालूम करेंगे कि माशाल्लाह आपके यहाँ
हिरन के और घोड़े के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है। कितने बच्चे हुए, ज़रा समा के नाजरीन को तो बताइए। जी, ये तकरीबन 5 बच्चे हैं। मुख्तलिफ हमारे पास हिरन की नस्लें हैं, 3 नस्लों में से ये 5 बच्चे पैदा हुए हैं। और उसके अलावा एक घोड़े की एक नस्ल है बड़ी नायाब, उसमें भी एक जो है बच्चे की पैदाइश हुई है। तो ये 6 बच्चे अभी पिछले 15 से 20 दिन में ये यहाँ पर इनकी पैदाइश हुई है। सफारी पार्क में सहूलतों को बेहतर बना कर ही यहाँ आने वालों की तादाद में इजाफा किया जा सकता है, जिससे सफारी पार्क को खातिर ख्वाह आमदनी भी हासिल हो सकती है। कैमरामैन सनाउल्लाह डाहरी के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे दालचीनी की। दालचीनी को मुख्तलिफ खानों में मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जिस खाने में दालचीनी इस्तेमाल की जाए वो ना सिर्फ जायकेदार बल्कि खुशबूदार भी होता है। मतलब इतनी खूबसूरत सी इसकी खुशबू होती है ना, बड़ा ही आपको ना एक वो कहेंगे जी मज़ेदार सी। दालचीनी का खानों में इस्तेमाल इस बात की ज़मानत है कि ये आपको हेल्दी रखता है, बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाता है। इसके अलावा आप अगर बहुत सारे कहवों की बात करें तो उन कहवों में भी दालचीनी इस्तेमाल होती है। अब इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, हर्बलिस्ट बल्कीस आपा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक। गले को क्या हुआ आपके? मैं असल में गई थी ट्रैवलिंग पे, क्योंकि पेशेंट देखने थे लाहौर इस्लामाबाद। वापस आई तो मौसम चेंज, फिर मेरा बेटा पंखा बंद नहीं करता। पंखा चलाने भाई, आजकल हर घर में पंखा चल रहा है तो जरा एहतियात से पंखे चलाएं, बीमार हो रहे लोग। इसीलिए आज आप कह रही थी कि दालचीनी में बात करनी है। मैंने कहा कि आज दालचीनी पे ही बात कर लेते, क्योंकि इसमें मेरा भी इलाज आपका फायदा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। बताएं आप क्या क्या फायदे हैं इसके? अच्छा देखिए, दालचीनी जो है ना, इसके अगर आप इसमें विटामिन्स देखें तो ये पावर है, इसमें तमाम तकरीबन विटामिन्स मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये मर्ज़ पे, देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है, कैंसर से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गले के लिए बेहतरीन है कि आप दालचीनी, अदरक, लेमन का और थोड़ा सा शहद डाल के आप पी लें। सोर थ्रोट, जैसे मुझे सोर थ्रोट की वजह से मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है, अच्छा, क्योंकि इतना बोलना पड़ा है, फिर एलर्जिक रिएक्शन हुआ है फ़ैन की वजह से, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, आँखों को अच्छा रखना चाहते हैं, इसमें विटामिन ए है, इसके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि शुगर पेशेंट को अक्सर ऐसा होता है ब्लर विजन हो जाता है, नज़र उनकी कमज़ोर होती चली जाती है, उसके लिए बेहतरीन है। आपकी कॉलन के लिए, यानी कि आपके आंतों के लिए बेहतरीन है। दालचीनी एक ऐसा स्पाइस है जो घर में होता है, हम क्या करते हैं उसको उबाल के फेंक देते हैं। अगर थोड़े से स्टिक खा लिया जाए, मेल एंड फीमेल दोनों इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये तो बेहतरीन है। ये तो ऐसी चीज़ है ना कि अक्सर लोगों को इसके फ़वाइद पता ही नहीं होते। अच्छा आप, अक्सर हमने देखा है कहवों में स्पेशली ना, मतलब आप कहीं किसी ढाबे का भी कहवा पे ना, तो वहाँ पे बाकायदा लिखा होता है कि दालचीनी वाला कहवा आपने पीना है या नहीं। तो ये आप नॉर्मल भी पी सकते हैं, लाइक सारा दिन आपने खाया पिया और रात को सोने से पहले एक दालचीनी का कहवा आपने पी लिया। आप रात को सोने से पहले से अच्छा है कि आप दिन में इस्तेमाल करें। अच्छा, रात को सोने से पहले, अगर सर्दियाँ हैं, जैसे आजकल गले ख़राब है, तो बिल्कुल आपको खाना चाहिए। ये अच्छा देखिए, कुछ कहवे होते हैं जो खानों के 2 घंटे बाद खाएं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स देते हैं, जैसे ग्रीन टी आप खानों के साथ खाएंगे आपको फ़ायदा नहीं देगा, खाने के 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, मगर दालचीनी खानों के साथ आपको बहुत फ़ायदा देगा। अच्छा देखिए, आजकल अक्सर बच्चे होते हैं वो ये खाते ही नहीं, कहते क्या लकड़ियाँ खाने में डाल दी मामा आपने चावलों में ना, अक्सर वो पुलाव जो बनता है या फिर बिरयानी में ये ऐड होते हैं। तो मैंने तो अपनी फैमिली में देखा, बच्चे साइड पे करना शुरू कर देते हैं, लौंग भी निकाल देते हैं, दालचीनी भी निकाल देते हैं, वो होते हैं ना काली मिर्च साबुत, वो सब निकाल देते हैं। लेकिन चलें, पुलाव वगैरह में तो उनका एक्सट्रैक्ट आ जाता है, तो फिर वो सही है, वो निकाल देते तो कोई मसला नहीं है। मगर अगर आप बच्चों की आदत डालें ना, देखिए हम स्कूल जाते हुए उनको टिफ़िन देते हैं, वो लेके जाते हैं, जिनकी आदत होती है वो लेके जाते हैं, नहीं तो पैसे लेके जाते हैं, तो घर की आदत है ना। इसी तरह मैं हर पेशेंट को, अपने पेशेंट को कहती हूँ कि पेरेंट्स जो होते हैं, आप अपने बच्चों की आदत खुद डेवलप कर सकते हैं। आपने नहीं किया तो ज़रूरी नहीं कि आपके बच्चे भी ना करें। मतलब चले आपने मिस कर दिया, वो कहते हैं हम खुद सब्ज़ी नहीं खाते, मैंने कहा कोई बात नहीं, जब आँख खुली तब सवेरा। आप नहीं करते हो, आप अपने बच्चों को आदत डालें, बच्चों की खातिर आप में भी आदतें अच्छी डेवलप हो जाएंगी। तो फिर ये जो निकाल लेते, चले पुलाव से अगर निकाल लेते तो उसका एक्सट्रैक्ट तो आ चुका होता है। ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि अक्सर अमूमन मैंने ये देखा है कि लोग जो है ना, आपके सर में दर्द है, आपको लाइट सी थकावट है,
तब आप कहवे में इसको ऐड करते हैं ना। गले में तो चले आप इस्तेमाल कर लिया कि आपका गला ख़राब है, थकावट या सर दर्द अगर है? देखिए थकावट, सर दर्द, एक्जिमा, ओह आपको एक्नी है तो भी आपकी हेल्प करता है। आपकी एक्नी नहीं जा रही है, आपने क्या किया, रात को दालचीनी पीस कर थोड़ी सी शहद में मिला के लगा लिया। अच्छा। दालचीनी का तेल जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। आपने जैतून के तेल में इसको इन्फ्यूज कर दिया, ठीक है, वरना इसमें वोलेटाइल एसेंशियल ऑयल होता है। अच्छा, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है और उससे अगर आपने सही तरीके से नहीं किया तो बर्निंग भी हो सकती है। अच्छा, आप जैतून का तेल लें, उसमें इतना बड़ा सा स्टक डाल के हल्के से गर्म करें, जैतून के तेल को डाल के ढक दें, इन्फ्यूजन हो गई। ठीक है। आप ये वाला तेल लगाएं जोड़ों के दर्द पे, इन्फ्लेमेशन जहाँ होती है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये क्या करेगा, ड्राइनेस को भी क्योर करेगा, एक्जिमा सोराइसिस के लिए भी अच्छा है। ओह गॉड, वैसे ये वही बात है ना, कितनी सी चीज़ में इतने सारे फ़वायद हमें पता ही नहीं होता। आप आज हम दालचीनी से क्या बनाने जा रहे हैं? सारी चीज़ें आज चलें जी। अच्छा, मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ कि जी हमारे किचन में अमूमन ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो चीज़ें हम अक्सर भूल जाते हैं और हम अक्सर इस्तेमाल नहीं करते। उसकी सबसे ज़्यादा जो बड़ी रीज़न ये है कि हम ध्यान नहीं देते कि जी हमारे किचन में क्या कुछ है। तो ध्यान रखा करें, ज़रूरी नहीं है हम नया दिन में सब कुछ आपको बताएं, कभी कभी आपने खुद भी सोचना कि आपके किचन में क्या है। तो आप मुझे बताएं कि अभी जो है वो क्या बनने जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि गला मेरा भी खराब है तो हम एक और आपा को बोलना भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, और आज तो मुझे इतना बोलना पड़ेगा कि क्या करें भाई, बोले बिना ख़वातीन का काम ही नहीं होता ना, जब तक वो नहीं बोलती तब तक उनका काम नहीं चलता। अच्छा, तो क्या किया हमने, एक अदरक का वो ले लिया, एक देखिए इतना छोटा सा मैंने टुकड़ा लिया, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा है लेकिन ये बहुत अच्छा है। इतना आपने टुकड़ा लिया, इसको आपने पहले कप में रखा, ठीक है। अच्छा देखिए, रियल सिनेमन तो ये है, ठीक है, ये वाली है, ठीक है, मगर अगर आप चाहें, आप मतलब पाकिस्तान में ये वाली मिलती है तो ये भी ठीक है। तो मैं जो हमारे यहाँ मिलती इजीली वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे इसी को मैंने पीस के पाउडर बना लिया है, और आप कभी भी जब भी पीसे फ़ौरन उसी वक्त पीसे, जैसे ये मैं सुबह पीस कर लाई हूँ। आपने मैंने पिंच की दालचीनी ले लिया, इस पर मैं डाल रही हूँ शहद, ठीक है। ठीक है, शहद भी मैं, अगर आपको पता है कि शहद है तो डालें, नहीं तो नहीं। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं ना, आपने लिया और वो शहद नहीं गुड़ होता है, तो वो ना डालें, ठीक है। ओरिजिनल शहद आपको पता है तो आप उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। अब इसमें मैंने यहाँ पर पानी खौला लिया था, ठीक है। अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी। तो ये जो कहवा बन गया, ये आपके गले के लिए बहुत अच्छा है, निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर अब मैं इसको कोलेस्ट्रॉल के लिए बनाना चाहूँ तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूंगी, ठीक है, which is lemon। लेमन, ओके, ठीक है। तो मैं अगर इसमें लेमन डालूंगी तो ये फिर बन गया। आप हर खानों के बाद लीजिए, ठीक है, तो इससे आपका इंसुलिन जो है वो सही रहेगा, सही, आपका शुगर कंट्रोल होगा, और आपको जो है कोलेस्ट्रॉल की जो शिकायत है, बैड कोलेस्ट्रॉल, वो आपकी बॉडी से निकालने में ये मदद करेगा। इसके साथ मैं एक और चीज़ डाल रही हूँ, वो है सिरका। ओके, सिरका, आप सेब का सिरका ले लें और इसमें चंद कतरे, ठीक है, इसमें अगेन मैं डालूंगी 3 से 4 कतरे, एक टुकड़ा जैसे अदरक का, सिनेमन स्टिक मैंने इसमें ज़्यादा पिंच था ना, इसमें दो पिंच डाल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें शहद आप डालना चाहें, ऑप्शनल है, डालना चाहें आप डाल सकते हैं, टेस्ट के लिए ना, अपने टेस्ट के लिए, ठीक है, सही है। और इसके ऊपर मैं पानी, जो खौलता गर्म पानी है, डाला। ये कौन पी सकते हैं, ये वाला कहवा, जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, इनके लिए अच्छा। हमारे यहाँ रिवाज है, जैसे नॉर्दर्न एरिया में तो है कि जैसे ही हम खाना खाते हैं फ़ौरन कहवा पेश कर दिया जाता है, बहुत सारे घरों में है। हाँ, अब वो जो कहवा पेश करते हैं उससे आपको मोटापा भी आ सकता है, क्योंकि ग्रीन टी भी खानों के फ़ौरन बाद लेने में आपको वो फ़वाइद नहीं देती, ठीक है, मगर ये टारगेटेड चाय है जो आपके इन तीनों मर्ज जो मैंने बताया, ब्लड प्रेशर, शुगर और हाई कोलेस्ट्रॉल, ओके, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, सही आप है। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, दालचीनी से कि आपने एक टीस्पून दालचीनी लिया, ठीक है, ये मैं बता रही हूँ एक्जिमा और एक्ने के लिए, ठीक है। आपने इस पे शहद डाल दिया, ठीक है,
आपकी दवा तैयार हो गई। इसको मिक्स कर लें। इसका अच्छे तरीके से आपने मिक्सचर बना लिया। देखें ये माजून की तरह बन गया। बनाने का तरीका है कि एक हिस्सा जो है दालचीनी पाउडर, 2 हिस्से शहद। अच्छा, ये लगाने के लिए तो मैंने बताया एक्जिमा और सोराइसिस के लिए, लेकिन इनफर्टिलिटी के लिए आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे वो बता देती हूँ। तीसरी चीज़ ये है मेल इनफर्टिलिटी के लिए, जैसे होते औलाद के जरासूम कम हो मर्दों में, तो वो इसको शहादत की उंगली में लेकर अपने मसूड़ों पे पूरा लगाना है सुबह खाली पेट, पानी पिए बगैर। ओके, पानी भी नहीं पीना, पानी भी नहीं पीना। पहले आप ये निहार मुँह, ये निहार मुँह जब आप अपने मसूड़ों पे लगाएंगे तो आपके अपना जो सलाइवा है वो इसके साथ एक्ट करके जब आप इसको पी लेंगे तो इससे जो मेल इनफर्टिलिटी होती है उसको ये क्योर करने में आपकी अद्वियात के साथ आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जो है ना, अगर शुगर है तो शुगर फ्री शहद मिलते हैं, क्योंकि शुगर फ्री शहद मिलते हैं, आप फिर शुगर फ्री शहद लीजिएगा क्योंकि नुस्खे में शहद का होना लाजमी है। ठीक है, तो फिर आप ये कर लीजिए तो इससे काफ़ी फ़र्क होगा। ये आपने मेल के बारे में बताया। जी, मैंने मेल के बारे में बताया। अब फीमेल कैसे इस्तेमाल करें? फीमेल ने इसको इस्तेमाल करना है विथ मील्स। ओके, खानों के साथ लाइक आप लंच ले रहे हैं या आप डिनर ले रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे हम ये कहवा पी रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल के आप पी लीजिए, जैसे गर्म पानी डाल के विथ मील्स आपने ये पीना है। ये उन ख़वातीन के लिए भी बहुत अच्छा है जिनका सीरम इंसुलिन बढ़ा हुआ होता है। तो अगर वो खानों के साथ लेंगे जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है तो ये आपकी दवा है। आप अपनी जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं ज़रूर कीजिए, आप इसके साथ इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू करी थी। एक इतनी सी चीज़ में देखिए कितने सारे अल्लाह ताला ने फ़वाइद रखे हैं। तो हमारी किचन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। हम इसलिए आपा को बुलाते ताकि अवेयरनेस में इजाफा हो जाए। अच्छा जी, अभी लेंगे एक ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो बताएंगे आपको कि ट्रेंडी मेकअप, चूँकि मौसम भी बदल रहा है सो मेकअप के ट्रेंड्स भी बदल रहे हैं। जानिए ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि मुल्क में चाहे मौसम सरमा की एंट्री हो या मौसम गर्मा की आमद हो, ख़वातीन का जो मेकअप है ना वो नहीं रुकता। हाँ, उसके ट्रेंड्स ज़रूर बदल जाते हैं, क्योंकि जी कहा जाता है कि जब आप विंटर में मेकअप कर रहे हो तो थोड़ा सा डार्क लिपस्टिक की तरफ जाएं, आई शेडो अपना लाइट रखें। लेकिन समर में क्या करना चाहिए, ये हम हमेशा से बात करते आए हैं, क्योंकि ख़वातीन को हमेशा ये फ़िक्र लगी रहती है, स्पेशली गर्मियों में ना आपका जो मेकअप है वो स्वेटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और कुछ लोगों की जो नेचुरल स्किन है वो होती है जी डार्क, और कुछ लोगों की होती है ड्राई, कुछ लोगों की होती है ऑयली, कुछ लोगों की खुरदरी होती है। तो इसके हिसाब से मौसम सरमा में कैसा मेकअप होना चाहिए या मौसम गर्मा में मेकअप क्या होना चाहिए, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और जब हम बात करते हैं चेहरे की, तो चेहरे की खूबसूरती, वैसे तो हर खातून ही खूबसूरत होती है, लेकिन कभी कभी मेकअप की टिप्स अगर हमें मिल जाए तो हम सख्त धूप से बच जाते हैं और हम जो है अपनी स्किन को ज़्यादा हेल्दी रखते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि मेकअप से ज़्यादा आपकी स्किन पे जो आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करते हैं या अपनी स्किन केयर जो आपकी रूटीन होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि सीरम्स आप किस तरह के यूज़ कर रहे हैं। मेकअप आर्टिस्ट अमरीन अजहर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि अमरीन क्या सोचती हैं कि ख़वातीन स्पेशली जिनकी स्किन होती है डार्क टोन की, उनके लिए समर में मेकअप किस तरह का होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ज़रा ये बताएं कि वो ख़वातीन जो कि थोड़ी सांवली रंगत की होती है ना, अच्छा चूँकि हमारे पाकिस्तान में ये वो है सोच है जी गोरा दिखना, मुझे तो लगता है कि जो आपकी सांवली रंगत है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, तो वो गोरे दिखने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स ले लेते हैं जो कि हमारी टोन के साथ मैच भी नहीं होती, पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। तो स्पेशली ऐसी ख़वातीन को आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं तो हमेशा से इस चीज़ को कंडेम करती हूँ कि जब आप आपकी स्किन टोन वीटिश कम्प्लेक्शन है या आप सांवले हैं तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आप को गोरा दिखाएं। अगर आप एज लॉन्ग एज योर स्किन इज़ क्लियर, ठीक है, आपको पिंपल्स नहीं है, आपके स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन नहीं है, तो देन सांवला रंग इज़ लाइक मोर देन गोरा रंग। उस ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत लगता है। आप जितने भी आप देख लें इंडियन एक्टर्स हैं वो सांवले हैं ज़्यादातर। और
और जो सांवले रंग के ऊपर मेकअप अच्छा आता है वो गोरे रंग के ऊपर भी उठ के नहीं आता। जो डस्की स्किन होती है उसके ऊपर बड़े अच्छे से हम मेकअप भी कर सकते हैं और बड़े अगर फीचर देखिए, फीचर्स अच्छे होने चाहिए आपके, सांवला हो या गोरा मैटर नहीं करता। फीचर अच्छे होने चाहिए, आपकी स्किन क्लियर होनी चाहिए और मेकअप आपको अच्छे से करना आना चाहिए। दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट इज। अगर आप मेकअप बुरे तरीके से करेंगे तो आप चाहे गोरे हैं चाहे सांवले हैं, आपके ऊपर मेकअप सूट नहीं करेगा। क्योंकि मेकअप करते हुए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो रेगुलर हमें स्किन केयर रूटीन को बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि एक दिन मेकअप करके समझते हैं कि बस अब हम बहुत ज़बरदस्त लगना शुरू हो जाएंगे और शायद, और फिर क्या अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि जी हम मेकअप करते हैं तो हमारी स्किन के ऊपर वो उभरा उभरा लगता है। बिल्कुल उसकी सबसे बड़ी रीजन होती है कि हम लोग अपनी स्किन केयर को रूटीन को फॉलो नहीं करते। अक्सर फीमेल आके ये कंप्लेन करती हैं जी हमने मेकअप रिमूव नहीं किया, हम ऐसे ही सो जाते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता। तो मैं हमेशा यही बात करती हूँ कितनी देर लग जाती है, हार्डली 5 मिनट्स 10 मिनट्स। आप अपने पूरे 24 आवर्स में 10 मिनट्स भी आप अपनी स्किन के लिए नहीं निकाल सकते, ये तो फिर सुस्ती है। टाइम होता है सबके पास, सिर्फ मैनेज करना आना चाहिए। तो अगर आपकी स्किन, आप अपनी स्किन केयर करेंगी तो देन जब आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड होगी, प्रॉपर हाइड्रेटेड होगी, तो उसके ऊपर जब आप मेकअप करेंगे तो वो मेकअप अच्छा लगेगा, आपकी बेस इजीली उसके अंदर सेटल हो सकेगी। और उसके बाद आपने जाहिर बात है आई मेकअप एंड लिपस्टिक अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली, अपने ओकेजन के अकॉर्डिंगली लगानी है। तो डेफिनेटली आपको मेकअप सूट करता है, इट डजंट मैटर कि आप गोरी हैं या काली हैं। अच्छा अमरीन, मुझे ये बताएं, चूंकि गर्मियाँ आना शुरू हो गई हैं, गर्मियों में ज़्यादातर ख़वातीन का ये शिकवा होता है जी कि स्वेटिंग की वजह से ना कभी बेस नहीं बैठ रही, कभी समझ में नहीं आ रहा कि जी आपके चेहरे पे स्वेटिंग है तो वो मेकअप उतरना शुरू हो जाता है या ख़राब हो जाता है। तो क्या अप्लाई होना चाहिए मेकअप से पहले कि एटलीस्ट आपका मेकअप स्टे करे, ज़्यादा देर ना करे, 3-4 घंटे कर ले? तो क्या ऐसी ख़वातीन के लिए क्या मशवरा है आपका? देखिए मेकअप अगर अच्छे तरीके से किया हो तो वो स्टे करता है, काफ़ी देर स्टे करता है। लेकिन देखिए जब एक्सट्रीम एक आप एक्सपोजर में किसी में सन में जा रही हैं, बहुत ज़्यादा आपको हीट का सामना है, तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेकअप का स्टे करना। बट नॉर्मली अगर आप प्राइमर लगाएं, प्राइमर के बाद आप अच्छे तरीके से, और ऑलरेडी मॉइस्चराइज स्किन हो, बट आपकी स्किन में कभी भी ड्राई पैचेस होंगे तो आपकी बेस नहीं बैठेगी, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो। तो आपकी स्किन प्रॉपरली मॉइस्चराइज्ड होगी। आप प्राइमर लगाएं, मेकअप आप अपनी पहले, उसके बाद आप करेक्टर्स लगाएं। स्किन करेक्टर्स होते हैं, जैसे आपके डार्क सर्कल्स हैं तो उसके लिए ऑरेंज करेक्टर बहुत ज़बरदस्त होता है, वो आपके डार्क सर्कल्स को कवर करता है। अगर आपको पिंपल्स हैं तो आप ग्रीन करेक्टर लगाएं। अगर आपको पिगमेंटेशन है, ग्रे एरिया है, तो उसके लिए आपका पर्पल करेक्टर होता है। तो ये करेक्टर लगाने के बाद आप अपनी बेस लगा सकती हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। अगर ऑयली स्किन है तो आप ऑयली स्किन के हिसाब से बेस लगाएं, अगर ड्राई स्किन है तो ड्राई के हिसाब से आप बेस लगाएं। बेस लगाने के बाद आप उसको कॉम्पैक्ट के साथ फिक्स करें। बट अगर बहुत ज़्यादा आपकी ड्राई स्किन है तो ज़्यादा कॉम्पैक्ट मत लगाएं। अगर ऑयली स्किन है, बेस फिक्स नहीं होती, तो लूज पाउडर आप थोड़ा ज़रा ज़्यादा लगा के फेस पे उसको फिक्स करने के बाद एक्स्ट्रा पाउडर आप डस्ट ऑफ करें एंड देन आप फिक्सर लगाएं। आपकी बेस स्टे करेगी, कभी भी ऐसे नहीं होगा। लेकिन बट ठीक है, बहुत ज़्यादा मत बेस लगाएं, स्पेशली समर्स में। ऑलरेडी स्वेटिंग का इश्यूज होते हैं, ऑलरेडी हीट की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। जब आप बहुत ज़्यादा बेस लगा लेते हैं तो उससे फिर आपको क्रैक्स भी पड़ सकते हैं और बेस सेटल भी नहीं हो सकती। तो आपकी स्किन जब प्रिपेयर्ड होगी और प्रॉपरली करेक्टर एंड कंसीलर्स आपने अप्लाई किए होंगे तो फिर आपकी कभी भी बेस नहीं उतरेगी। सही है, इतनी जल्दी। अच्छा अमरीन, मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग जो हैं वो अपनी स्किन केयर रूटीन उनकी बड़ी अच्छी है, सीरम्स भी अप्लाई कर रहे हैं, मेकअप भी अच्छे तरीके से रिमूव करते हैं, रात के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो नाइट क्रीम्स भी वो अपनी स्किन केयर रूटीन में रखते हैं। अच्छा, वो मेकअप करते हैं, सारा मेकअप सेट हो जाता है, लास्ट टचअप पे पता चलता है जी आंखों के नीचे से चीक्स के थोड़ा सा ऊपर जो है आपकी बेस फटना शुरू हो गई है, क्रैक हो रही है, बेस उतरी है, सिर्फ एक पैच बन रहा है बेस उतरते हुए। तो वो उसको आप क्या कहेंगी, वो क्यों होता है और उसका फिर हल क्या है? क्योंकि जाहिर सी बात है सारा मेकअप अप्लाई हो गया, बेस भी लग गई, कॉन्टोर भी हो गया, ब्लशन भी आपने अप्लाई कर दिया, तो वो एक जगह से बेस फट गई है, तो वो फिर क्या होता है? देखिए आईज़ के अंडर आई जो आप कह रहे हो ना, उसका अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा बेस लगाने की कोशिश करते हैं वहाँ पे। अच्छा। और जब वो बहुत ज़्यादा बेस लगती है तो वो फिर ऑलरेडी आपको पता है आईज़ के जो नीचे वाला एरिया होता है अक्सर लोगों की वहाँ पे रिंकल्स होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो रिंकल्स होने की वजह से बेस वहाँ पे एडजस्ट नहीं होती, तो उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। अच्छा। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि आप पहले करेक्टर लगाएं, आई करेक्टर लगाएं, अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो आप ऑरेंज करेक्टर लगाएं, बट हमेशा करेक्टर स्मॉल अमाउंट में लगाएं, कभी भी थोपे नहीं आप, ठीक है। अक्सर लोगों को मैंने देखा बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगा लेते हैं। आप हल्का सा लेके थोड़ा सा फिंगर के ऊपर बहुत ही हल्के हाथ के साथ आप उसको ऐसे से डैप करें, ठीक है, ठीक है। उसको प्रेस करें आप अपनी इन एरियाज़ में। प्रेस करने से ये होगा कि आपकी बेस सेट रहेगी, और प्रेस करने के बाद जब आप उसके बाद उसके ऊपर फाउंडेशन लगाएंगे एंड थोड़ा सा कंसीलर लगा के उसको सेट करेंगे, तो उसके बाद आप थोड़ा लूज पाउडर थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में लगाएं। इस टेक्निक को वी कॉल इट स्मोकिंग। जब वो आप थोड़ा ज़्यादा लूज पाउडर लगा लेते हैं तो थोड़ी देर बाद जब आप उसको डस्ट ऑफ करते हैं फिर आपकी बेस सेट भी हो जाती है और कभी भी उसमें लाइंस नहीं पड़ती हैं। ठीक है, बट अगेन शर्त ये है कि आपने ज़्यादा बेस नहीं लगानी, ज़्यादा बेस नहीं लगानी। बेस की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हल्की होनी चाहिए और यू नो बड़ा एक नेचुरल सा फील आए जब आप मेकअप करें। थैंक यू सो मच अमरीन, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। आगे बढ़ते हैं और उस शख्सियत की बात करते हैं जिसके जाने का दुख बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कभी कभी जिनकी चीज़ें होती हैं, जिनकी शायरी होती है, जो उनकी यू नो एक लिखारी होती है, वो हमेशा याद रह जाती है। उर्दू के अजीम शायर, अदीब और मारूफ सहाफ़ी फैज़ अहमद फैज़ का 112वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। फैज़ अहमद फैज़ 13 फरवरी 1911 को शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के शहर सियालकोट में पैदा हुए। उर्दू शायरी में फ़ैज़ के मुनफरिद अंदाज़ ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। उनकी शायरी में तसनीफ़ में नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जंदाना नामा और दस्ता संग और शाम शहर यारा, इसके अलावा बहुत सारे फ़लसफ़े और चीज़ें शामिल हैं। तो ज़रा जी दिखाएं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे ज़रा हम फ़ैशन के हवाले से। अच्छा जी, मेकअप के हवाले से भी बात की थी, फ़ैशन के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मौसम बदल रहा है तो ट्रेंड्स बदल रहे हैं, कपड़ों के ट्रेंड्स बदल रहे हैं और हर कोई ये चाहता है कि जी वो बहुत अपडेटेड नज़र आए। अच्छा, अब मैंने देखा है कि बड़ा नॉर्मल हो गया कि जी आपकी वार्डरोब में साड़ी, और बहुत पहले हम कहते थे जी कि शादी है तो साड़ी पहनिए, अब साड़ी के बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स आ गए हैं। सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है जी कि आप सेलेक्ट क्या करते हैं, क्योंकि अब अक्सर मैंने ख़वातीन को ये देखा है कि जी सिलेक्शन में थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हैं, क्योंकि मार्केट में इतनी माशाल्लाह से बड़ी रेंज होती है कपड़ों के हवाले से। डिफरेंट ब्रांड्स हमें नज़र आते हैं, डिफरेंट हमें यू नो स्टाइल्स नज़र आते हैं। अब एक वो लॉन के जो सूट है उसमें हम ये नहीं कर सकते कि सिर्फ शलवार कमीज़ या दुपट्टा आप पहन रहे हैं, अब उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं। इसमें सारा कमाल होता है जी आपकी सोच का, इसमें कमाल होता है जी आपको फैशन के बारे में कितना पता है या आपको ट्रेंड्स के बारे में कितना पता है। ड्रेस डिज़ाइनर अगर आप ख़ुद भी कभी कभी ना बनने की हम कोशिश कर रहे होते हैं। अब इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए सायरा दानिश अहमद इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम सायरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। मुझे बताएं कि फ़ैशन क्या है? फैशन क्या है पाकिस्तान में तो बड़ा मुश्किल है अंडरस्टैंड करना फैशन क्या है। हमारी ख़वातीन को लगता है जो पहन लिया फैशन है। एक्चुअली टेक्निकली सही कह रहे हैं, बिकॉज हाँ अच्छा। देखिए एक चीज़ होती है कि देयर स्टाइल जो अच्छा। आपका अपना एक पर्सनालिटी होती है, आप उसके हिसाब से आप चलते हैं ठीक है। एक होता है कि थिंग्स कीप चेंजिंग, जो ट्रेंड्स जिसको आप कहते हैं ना, तो दैट्स अ नीड ऑफ फैशन। अगर वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व नहीं होगा देन इट्स नो लॉन्गर फैशन, देन इट्स समथिंग दैट बिकम्स टाइमलेस हो जाते हैं। मैं ट्रेंड्स में और फैशन पर से मैं नहीं बिलीव करती, मैं बिलीव करती हूँ कि स्टाइल होना चाहिए। सो बहुत ज़्यादा लोग हैं जी गरारा पैंट्स का ट्रेंड हुआ, एवरीबडी स्टार्टेड वेयरिंग इट, इट्स नॉट फॉर एवरीबडी। सो नहीं, लेकिन अगर इफ़ यू फील हैप्पी ज़रूर पहने, चाहे 10 लोग टोकें। अच्छा, मेरा ये ख्याल है। आई थिंक इट्स अबाउट यू कि आपको आप किस में सेटिस्फाई हैं या आप अपने आप को खूबसूरत किस में महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो आई एम अ ट्रू बिलीवर ऑफ फैशन मेकिंग यू हैप्पी। ओके, तो अक्सर क्योंकि आई एम एसोसिएटेड विद अ फैशन स्कूल ITC, तो अक्सर मेरे पास पेरेंट्स आते हैं या कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं जी ये फ़ैशन वो फ़ैशन, या हमारी बच्ची को फ़ैशन करना है लेकिन हम चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अच्छा, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आपको पता है फैशन डिज़ाइनर्स आर ऑल्सो डॉक्टर्स, दे मेक यू हैप्पी, वी मेक यू हैप्पी, डोंट वी? तो मेरा ये कहना है कि वी डॉक्टर्स एंड वी मेक पीपल हैप्पी। सो इफ़ यू वेयरिंग एनीथिंग और आप उससे खुश हैं, आई थिंक
हो गया काम, हो गया काम। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं कि अक्सर हमने अपनी सोसाइटी में ये देखा है कि जब से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों में इन हुआ है, हर कोई ना फैशन डिज़ाइनर बन रहा होता है, हर कोई बता रहा होता है कि जी आप ऐसे करें वैसे करें। कितना ज़रूरी है कि आप एक सही ट्रैक से पढ़ के आएँ, आपको नॉलेज हो, आपको पता हो कि जी बेसिकली फ़ैशन क्या है, ड्रेस कैसे डिज़ाइन करना है, बजाय इसके आप यूट्यूब देख के या वीडियोस देख के या ब्लॉगर्स के ने जो वीडियोस बनाई हैं वो देख के आप कहें कि ओके ठीक है अब तो मुझे भी पता चल गया कि क्या करना है। और ये होता है, अब ये होता है, ये तो हमेशा से आए। पहले मैगजीन्स लोग लेके जाते थे कहकशां ये दो कि ये कॉपी कर दो, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि देखिए वी नीड टू इवॉल्व। हमारा फैशन इससे नहीं इवॉल्व हो पा रहा बिकॉज एवरीबडी इज कॉपिंग द अदर। ठीक है ना, आपको ABC एक डिज़ाइनर उनका काम अच्छा लगा, आपने उसको कॉपी करना शुरू किया, अपना ब्रांड बनाया और फिर पर वो ब्रांड्स नहीं सस्टेन कर पाते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट एंड कम अप विद न्यू आइडियाज़। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें मैं सिंपल बात कहती हूँ कि अगर आपको टेक्निकल नो हाउ नहीं है तो आपका मास्टर साहब जो भी डिज़ाइन कर देगा वो कहेगा बाजी ये तो ऐसे ही होता है। यानी आपको फैशन पढ़ना हर किसी के लिए ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर। ठीक है, सही है। अगर आपको फैशन डिज़ाइनर बनना है, आपको इंडस्ट्री में सर्व करना है, इवेंचुअली आपको अपना ब्रांड क्रिएट करना है, तो ऑब्वियसली दैट नॉलेज इज़ देयर। बहुत ज़्यादा हमारे पास अभी भी ऐसे फैशन डिज़ाइनर्स हैं जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, बट दे डूइंग वंडरफुल। लेकिन वो ज़माना था जब नहीं थे फैशन स्कूल। अब जब आ गए हैं और आप देखिए हैं फैशन स्कूल्स और बहुत अब स्टूडेंट्स आते हैं, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग करियर पाथ। बिकॉज मैं अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि जी इसका क्या स्कोप है, तो मैं यही कहती हूँ कि आप सड़कों पे देखें बिलबोर्ड्स, कपड़े, खाना और फ़ोन्स, राइट। सो एज लॉन्ग एज द क्लोथ्स आर देयर, और फिर वॉल्यूम्स हर वक्त निकल रही होती हैं, नई वॉल्यूम्स नहीं, तो जितने फैशन डिज़ाइनर्स की ज़रूरत है इंडस्ट्री में, फैशन डिज़ाइनर्स, टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स की उतना भी कम है। तो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप। और अच्छा आप तो माशाल्लाह से जुड़ी हुई भी हैं इस चीज़ से, तो मुझे ये बताएं कि कितना ज़रूरी होता है अपनी वार्डरोब को अपडेट करना, क्योंकि हमारे अक्सर ख़वातीन बजट का इशू हो जाता है, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग अपनी वार्डरोब अपडेट नहीं करते। और कुछ ख़वातीन कपड़े पड़े रहते हैं, वो साल वो उन्होंने अगर आपने नहीं पहने ना एक साल, मेरा ये एक्सपीरियंस है, वो पूरी ज़िंदगी में पहनते हैं। तो कितना ज़रूरी है अपनी वार्डरोब को आप अपडेट करें? Again, because I am a very strong advocate of sustainability, और जितना आजकल इन्वायरमेंट हमारा डैमेज हो रहा है बिकॉज ऑफ फास्ट फैशन के भाई हर वक्त वार्डरोब अपडेट करने, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। मेरे ये बिलीफ है कि कम कपड़े लो, अच्छी क्वालिटी के लो, ताकि वो लंबा चले। अब उस पर ये होगा कि लेकिन कितनी बार हम पहनेंगे। अब हमने एक बार फेसबुक पे हमारी तस्वीर लग गई, वो ना दोबारा नहीं पहनेंगे, बट दैट्स ओके। यू इन्वेस्ट इन अ स्ट्रॉन्ग अच्छी क्वालिटी का, फिर आप पैंट्स को किसी और शर्ट के साथ पहन लें। सो यू टर्न इट इनटू कैप्सूल कलेक्शन। जैसे अगर मैं अपना दुपट्टा है वो मैं कभी फारिग नहीं करती, फिर मैं कभी ब्लैक सूट के साथ पहनती हूँ, कभी वाइट के साथ। सो आई हैव, और जैसे आपने ये सॉलिड कलर्स पहने, आप सॉलिड कलर्स बनाएं उसके साथ, एंड देन यू मिक्स एंड मैच। सो आई एम वन ऑफ दोज हु रियली बिलीव, सो आई इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी क्लोथ्स एंड देन आई एम वेरी हैप्पी, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रिपीटिंग माई क्लोथ्स अगेन एंड अगेन। अच्छा मुझे ये बताएं कि अक्सर खवातीन को पसंद होता है सॉलिड कलर्स, ठीक है। अच्छा ये भी बड़ा डिपेंड करता है कि जी आपकी पर्सनैलिटी पे क्या सूट करे। अगेन वही बात कि जी आपकी पर्सनैलिटी इस लिहाज से ढल रही है, यानी कुछ खवातीन प्रिंटेड की तरफ बहुत जाती है कि जी प्रिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ को बड़े बड़े प्रिंट्स अच्छे लगते हैं, कुछ को, अब चूँकि समर है तो हमें पता है जी समर में अब प्रिंट्स की भरमार होनी है, बिल्कुल बड़े प्रिंट्स भी आएंगे, छोटे प्रिंट्स भी आएंगे। सॉलिड कलर्स आप क्यों रेकमेंड करती हैं जी कि क्यों पहनने चाहिए? सो आई थिंक आपकी पर्सनालिटी नीड्स टू शाइन थ्रू। व्हाट हैपेंस इज, मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया कि जब भी somebody is wearing a print and the minute you enter a room everybody goes, oh ये तो खादी का है, oh ये तो सफ़ायर का है, oh ये तो फला का है, तो so I just say then where are you, right? So I'm a big advocate of solids, and मैं prints भी पहनती हूँ, मैंने अभी भी पहना हुआ है, लेकिन मेरे हमेशा थोड़े से subdued होते हैं, so they complement my personality। मेरी वैसी काफ़ी एक in your face वाली personality because I'm out there, I have a lot of energy। So if I end up with my personality, if I end up wearing very bright colored prints, I just feel that that's like people won't be able to handle me. तो मेरे prints ज़रा subdued होते हैं, लेकिन I am a big advocate of solids and soft prints। सही है। Prints ज़रूर पहने because it makes you happy, it's very spring oriented, लेकिन पर्सनालिटी पे। अच्छा मुझे ये बताएं सायरा, क्योंकि हम समर पे ज़्यादा इसलिए बात करें क्योंकि ज़ाहिर विंटर तो निकल गई, अब हर ब्रांड जो है समर
की लॉन्चिंग की तरफ जा रहा है कि जी समर हम लॉन्च करने वाले। मैं कल देख भी रही थी कि कुछ के तो एड्स आना भी शुरू हो गए। मुझे ये बताएं कि अमूमन गर्मियों में ख़वातीन के लिए बड़ी मुश्किल होती है कि जी आप नेट नहीं पहन सकते, आप शिफॉन नहीं पहन सकते, ठीक है जी, कुछ आपके ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनका स्टफ़ ऐसा होता है जो कि आप सिर्फ एसी में पहन के बैठ सकते हैं। आप अगर बाहर काम करना चाहिए, आउटडोर आपका कोई काम है तो वो आप नहीं कर सकते। स्पेशली ख़वातीन को क्या मशवरा देंगी आपकी, किस स्टफ़ की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर है एक महंगाई का दौर भी है, फिर हर खातून ज़रा बजट और बचत को मद्देनज़र रखती है, तो क्या आप ख़वातीन को कहेंगी? आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर क्लाइमेट। ओके, आपके योर ड्रेस नीड्स टू बी क्लाइमेट फ्रेंडली। ओके, सिल्क्स को अवॉइड करें जितना अवॉइड कर समर में। समर्स में कॉटन्स आर द बेस्ट मटेरियल फॉर द समर्स। एंड कॉटन में भी बहुत क्वालिटीज़ आती हैं। एंड अगेन इन्वेस्ट इन अ गुड ब्रांड ताकि आपके साथ लंबा चले, ये नहीं कुछ अर्से बाद चिरने लगे या कलर्स लाइट हो जाएं, वो नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक कॉटन इज़ द बेस्ट मटेरियल फॉर द समर। ठीक है सारा, बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू बहुत सारी ख़वातीन जिनके मसले होते हैं क्या पहने कैसे पहने, अब उनके ये मसले हमने हल कर दिए हैं। अच्छी क्वालिटी पे इन्वेस्ट करना सीखें और ये देखें कि आपके ऊपर क्या सूट कर रहा है। दुनिया जो भी कहती है उसको बोलने दें, आप ये देखेंगे आप प्यारे किस में लग रहे हैं। तो चलें जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।